काली बहू की बेटी और गोरी बहू का बेटा। पार्वती बहू, ये देख, मैं तेरे लिए कितने सारे फ्रूट्स लेकर आई हूँ। इन्हें जल्दी जल्दी खा ले, वरना वो काली भुसुंडी सी शक्ल सी आ जाएगी। ना जाने मेरे बेटे की क्या मत मारी गई थी कि उस कल्लो माई से शादी कर ली। मुझे तो लगता है माँ जी, इस कल्लो माई ने काला जादू किया है देवर जी पर ना मेरी छोटी बहन मोनिका उस जैसी सुंदर लड़की को छोड़कर कोई पागल ही होगा जो रेवती जैसी बदसूरत लड़की के पास जाएगा। तू छोड़ बहू, अब जो होना था सो हो गया। तू ये फल खा, मैं तेरे लिए केसर का दूध लेकर आती हूँ। माँ जी, मुझे भी थोड़ा केसर का दूध दे दीजिए, मेरा दूध पीने का बहुत मन कर रहा है। क्यों री, ये केसर क्या तेरे बाप के घर से आया है? ये केसर मेरी बहू के मायके से आया है, समझी? अगर केसर का दूध पीने का इतना ही शौक है ना, तो अपने बाप को बोल कि वो केसर ला कर दे तुझे, फिर पीती रहियो पूरा दिन। लेकिन माँ जी, केसर का दूध तो बच्चा गोरा पैदा होने के लिए पीते हैं। ये तो इतनी काली है, इसका बच्चा भी इसकी ही तरह काला होगा, तो इसे तो ये दूध पीने की कोई जरूरत ही नहीं है। माँ जी, भाभी, अगर आपको दूध नहीं देना था तो आप मुझे सीधे सीधे मना कर देते। मेरी और मेरे बच्चे की इतनी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? काला होना कोई पाप है क्या? रेवती, मेरी प्यारी देवरानी, अब काली चीज को काली नहीं तो और क्या बोलेंगे? तुम ही मुझे बताओ, जैसे हंस का बच्चा हंस की तरह सफेद और सुंदर होता है, वैसे ही कौवे का बच्चा कौवे की तरह काला ही होता है। रेवती जानती थी कि उसके बोलने का कोई फायदा नहीं होगा, इससे वो अपने आंखों में आंसू लिए वहाँ से चुपचाप चली जाती है। किशोरी अपनी बड़ी बहू पार्वती से बहुत ज्यादा प्यार करती है, क्योंकि पार्वती रंग रूप में बहुत ज्यादा सुंदर थी। लेकिन अपनी छोटी बहू से किशोरी बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, क्योंकि रेवती दिखने में बहुत ज्यादा काली और बदसूरत थी। किशोरी की दोनों बहुएं प्रेग्नेंट होती हैं, लेकिन किशोरी सिर्फ अपनी बड़ी बहू पार्वती का ही ख्याल रखती है। सुबह शाम उसे कुछ न कुछ खिलाती रहती है, लेकिन रेवती से वो एक गिलास पानी भी नहीं पूछती। और ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और पार्वती और रेवती की डिलीवरी का टाइम हो जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी बड़ी बहू कैसी है? क्या हुआ है उससे, लड़का या लड़की? मुबारक हो, आपकी बड़ी बहू ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है और आपकी छोटी बहू ने एक प्यारी सी बेटी को। आप जाकर उन दोनों से मिल सकते हैं। हाय, कितना सुंदर पोता है मेरा, कितना गोरा चिट्टा है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। माँ, एक बार आकर अपनी पोती को भी देख लीजिए, कितनी प्यारी है। मुझे नहीं देखना इसकी मनहूस शक्ल को। एक तो पहले ही इतनी ज्यादा काली थी, ऊपर से बेटे को जन्म देने की बजाय बेटी को जन्म दे दिया है, वो भी इतनी काली। अब इसकी शादी का खर्चा कौन उठाएगा? इसके काले रंग की वजह से तुझे पता है हमें कितना सारा दहेज देना पड़ेगा। इसकी पढ़ाई लिखाई का खर्च कौन उठाएगा? इसीलिए मैंने सोच लिया है, तेरी बेटी कभी स्कूल नहीं जाएगी, ये घर में ही रहेगी। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? ये भी तो आपकी पोती है ना, आप इसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुझे इतनी ज्यादा तकलीफ है तो चला जा अपनी पत्नी और बेटी के साथ ये घर छोड़कर, समझा? किशोरी की बात सुनकर दक्ष हैरान हो जाता है। उसे मजबूरन अपनी माँ की बात माननी पड़ती है। आज पूरे 6 साल हो चुके थे, लेकिन इन 6 सालों में एक बार भी किशोरी ने अपनी पोती को प्यार नहीं दिया और न ही उसके सर पर कभी प्यार से हाथ रखा। वो हमेशा रेवती और उसकी काली बेटी को ही कोसती रहती थी। आ गया मेरा लाल, ये ले देख, मैं तेरे लिए क्या क्या लेकर आई हूँ। जल्दी जल्दी से खा लेना, वरना वो मनहूस आ जाएगी और इन चीजों को नजर लगा देगी। दादी माँ, मुझे भी खाने को दो ना, मेरा भी मन कर रहा है चॉकलेट खाने का। पहले तेरी माँ की नजर मेरी बहू के खाने पर कम रहती थी, जो अब तेरी नजर मेरे पोते के खाने पर रहती है। कितनी बार बोला है मेरे सामने मत आया कर अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर, समझी? चली जा यहाँ से। इतना कहकर किशोरी वहाँ से अपने पोते को लेकर चली जाती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दीपांशु, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं अपने स्कूल का होमवर्क कर रहा हूँ। स्कूल? ये स्कूल क्या होता है? तुम्हें स्कूल नहीं पता? यहाँ पर हमें पढ़ाया जाता है, हम यहाँ ड्राइंग करते हैं। और तुम्हें पता है, स्कूल में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके साथ मैं रोज खेलता हूँ। और पता है, हमारे स्कूल में बहुत बड़े बड़े झूले हैं, हम रोज उस पे झूलते हैं। दीपांशु की बात सुनकर सौम्या का मन स्कूल जाने के लिए करता है, इसीलिए वो अपनी माँ के पास जाती है और स्कूल जाने की जिद करने लगती है। माँ, मुझे भी दीपांशु की तरह स्कूल जाना है।
नहीं बेटा, तुम स्कूल नहीं जा सकती हो। लेकिन क्यों माँ? दीपांशु तो स्कूल जाता है ना, तो मैं क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि दीपांशु लड़का है, इसीलिए वो स्कूल जाता है, लेकिन तुम लड़की हो, इसलिए तुम स्कूल नहीं जा सकती हो। रेवती को अपनी बेटी से ये बात कहते हुए बहुत दुख होता है, लेकिन वो अपनी नन्ही सी बेटी को स्कूल ना जाने का असली कारण नहीं बता सकती थी। वो नम आंखों से अपनी बेटी से ये सारी बातें करती है। सौम्या बहुत छोटी होती है, इसीलिए वो अपनी माँ की सारी बातें मान लेती है और दोबारा स्कूल जाने का जिक्र नहीं करती। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन, दीपांशु बेटा, तुम बैठकर अपनी स्कूल का होमवर्क करो, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर पार्वती वहां से चली जाती है। पार्वती कपड़े प्रेस कर रही होती है, लेकिन वो प्रेस बंद करना भूल जाती है, जिसकी वजह से प्रेस बेड पर गिर जाती है और देखते ही देखते पूरे कमरे में आग लग जाती है। छोटे से दीपांशु को इस बात की खबर नहीं होती। वो एक कोने में बैठकर ड्राइंग कर रहा होता है कि तभी आग की बदबू और उसके धुएं को देखकर किशोरी चिल्लाती है, पार्वती, ओ पार्वती, कहाँ पर है? ये देख, तेरे कमरे में आग लग गई। क्या? लेकिन अंदर तो दीपांशु बैठा हुआ है। मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को कोई बचाओ। जैसे ही रेवती ये सब देखती है तो बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान पर खिलकर उस कमरे में जाती है और दीपांशु को वहां से बचा कर लाती है। मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? माँ, मैं ठीक हूँ, मुझे रेवती चाची ने बचा लिया। रेवती की ये बहादुरी देखकर पार्वती और किशोरी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो समझ जाते हैं कि हमने जो भी रेवती के साथ आज तक किया वो बिल्कुल सही नहीं था। वो दोनों अपनी गलतियों का पछतावा करते हैं और रेवती से माफी मांगते हैं। रेवती, मुझे माफ कर दो, मैंने आज तक कभी तुम्हारी इज्जत नहीं की। अगर आज तुम ना होती तो मेरा बेटा नहीं बच पाता। मैं अपने बेटे को आज हमेशा हमेशा के लिए खो देती। मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो चुका है, प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ बहू, मुझे भी माफ कर दे। मैंने कभी तुझे प्यार नहीं किया और न ही अपनी पोती को। वो हमेशा मेरे प्यार के लिए तरसती रही, मगर मैंने कभी उसे प्यार नहीं किया। मैंने हमेशा अपने पोते को ज्यादा तवज्जो दी। मैंने जो काले गोरे रंग की वजह से अपने पोता पोती में भेदभाव किया था वो गलत था। मुझे माफ कर दे। माँ जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप मुझसे बड़ी हैं और एक सास अपनी बहू से माफी मांगते हुए अच्छी नहीं लगती है। और भाभी, जैसे सौम्या मेरी बेटी है वैसे ही दीपांशु मेरा बेटा है और एक माँ का फर्ज होता है अपने बेटे की जान बचाना। रेवती को बहुत ज्यादा खुशी होती है कि उसकी सास और उसकी भाभी ने उसे और उसकी बेटी को अपना लिया। पार्वती और किशोरी अब पूरी तरीके से बदल जाती हैं। अब ना ही तो किशोरी अपनी बहू में भेदभाव करती है और ना ही पोता पोती में। अब वो उन दोनों को एक ही स्कूल में पढ़ाती है और दोनों को बहुत ज्यादा प्यार करती है। अजी कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, टिफिन तो लेते जाओ। आज क्या पूरे दिन बिना खाए रहोगे? ओहो भाग्यवान, थोड़ा समय से मुझे टिफिन पैक कर दिया करो। पता है ना रेलवे की नौकरी कैसी होती है, छोटी सी गलती की नहीं और नौकरी से निकाल दिया। हाँ हाँ सही कह रहे हो आप। चलो अब टिफिन ले जाओ, कल से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। संगीता से टिफिन लेने के बाद अनुराग वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद संगीता को उसकी सास की आवाज आती है। अरे संगीता, संगीता कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ पर आओ और थोड़े पैर दबा दो, बहुत दर्द हो रहे हैं आज मेरे पैरों में। माँ जी, मैं लहसुन का तेल गरम करके लेकर आती हूँ, उससे आपके पैरों को आराम मिलेगा। ऐसा कहकर संगीता रसोई में जाती है और लहसुन का तेल गर्म करके दुर्गेश्वरी के पास लेकर आती है, जिसके बाद वो उस तेल से दुर्गेश्वरी के पैर में मालिश करती है। तभी उसका बेटा राजू उसके पास आता है और कहता है, माँ देखो ना, मेरा ये खिलौना टूट गया। ये कितना अच्छा था और अचानक से टूट गया। माँ आप इसे जोड़ दो ना माँ। ओहो बेटा, तेरा खिलौना भी अभी ही टूटना था। एक काम करो, इसे जब मैं तेरी दादी के पैरों में तेल लगा लूंगी उसके बाद तेरे खिलौने को जोड़ दूंगी। राजू अपना खिलौना अपनी माँ के पास छोड़कर बाकी के खिलौनों से खेलने लगता है। ऐसे में संगीता की जिंदगी अच्छी खासी चल रही होती है, लेकिन अचानक से उसकी जिंदगी में मोड़ आता है। संगीता घर के सारे काम करके अपने कमरे में थोड़ी देर आराम करने के लिए जाती है, तभी हॉल का फोन जोर जोर से बजने लगता है। ओहो, फोन भी ना जब से बजे ही जा रहा है, पता नहीं कौन है, किसी को चैन ही नहीं है। जब यहाँ से वहाँ घूमते रहती हूँ या फोन के पास खड़ी होती हूँ तो एक कॉल नहीं आ सकती, लेकिन जैसे ही आराम करने के लिए कमरे में जा रही होती हूँ तभी फोन जोर जोर से बजने लगता है। ऐसा कहकर संगीता फोन के पास जाती है और फोन गुस्से से उठाकर बोलती है, हेलो,
कौन बोल रहा है? फोन की दूसरी तरफ से एक नर्स बात करती है। क्या मेरी बात अनुराग की पत्नी संगीता से हो रही है? हाँ, उनकी पत्नी बोल रही हूँ, बताइए क्या परेशानी है? ये बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आपके पति इस दुनिया में नहीं रहे। रेलवे स्टेशन से क्रॉस करते हुए अचानक से रेलवे स्टेशन की पटरी पर उनका पैर फंस गया था। उन्होंने वहां से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके पास ज्यादा समय नहीं था। अचानक से ट्रेन आई और उन्हें कुचल कर चली गई। हमें लाश के कुछ पार्ट ही मिले हैं। अंतिम संस्कार करने के लिए आप उन हिस्सों को हॉस्पिटल से लेकर जा सकते हैं। सुनते ही संगीता के हाथों से फोन गिर जाता है और वो जोर जोर से रोने लगती है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे अनुराग मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं उनके बिना कैसे रहूंगी? माँ जी कहाँ हो आप? यहाँ आओ, देखो ये लोग क्या कहते हैं। संगीता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। ये सुनते ही दुर्गेश्वरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो भी फूट फूट कर रोने लगती है। दोनों सास बहू हॉस्पिटल जाकर बची हुई बॉडी को ले जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अनुराग के मरने के बाद सरकार की तरफ से संगीता को थोड़ा मुआवजा तो मिलता है, लेकिन वो ज्यादा दिन चल नहीं पाता, जिसके चलते उनके घर में अब भूखमरी चलने लगती है। माँ मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, खाने को कुछ दे दो माँ। बेटा, घर में एक दाना तक नहीं है, खाने के लिए क्या बनाऊं? माँ जी, ऐसा और कब तक चलता रहेगा? हम ना तो ठीक से खा पाते और ना ही घर को ठीक से चला पा रहे। राशन भी खत्म हो गया और मुन्ना भी भूखा है। अब हम क्या करें? मेरे बेटे के जाते ही सब कुछ खराब हो गया। आज वो हमारे साथ होता तो ये नौबत ना आती। एक काम करते हैं, इस घर को बेच देते हैं। दुर्गेश्वरी अपने घर के पेपर भी गिरवी रख देती है, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता। कुछ समय बाद उनके वो पैसे भी खत्म हो जाते हैं और दोनों सास बहू नौकरी ढूंढने के लिए निकल पड़ती हैं। संगीता नौकरी ढूंढते हुए रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। कहीं भी मुझे काम नहीं मिल रहा। इससे अच्छा होगा कि मैं किसी दूसरे गांव जाकर काम ढूंढूं। क्या पता दूसरे गांव में मुझे कोई काम मिल जाए। संगीता ऐसा बोल ही रही होती है कि तभी वह रेलवे स्टेशन पर कुछ औरतों को टिफिन बेचते हुए देखती है। टिफिन ले लो, टिफिन, ताजा ताजा टिफिन, टिफिन ले लो, टिफिन, बढ़िया क्वालिटी वाला खाना आपको इसमें मिलेगा। टिफिन ले लो, टिफिन। संगीता उस लड़की के पास जाती है और उससे टिफिन के बारे में पूछने लगती है। यहाँ पर एक डिब्बा पूरे 100 रुपए का बिकता है। अरे इतने में तो 10 टिफिन बन जाते हैं। सोचो कितना प्रॉफिट होगा। संगीता ये सोचकर थोड़ी हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो रेलवे स्टेशन से वापस अपने घर लौट आती है और टिफिन बेचने वाले काम के बारे में अपनी सास को बताती है। माँ जी, मेरे हिसाब से तो ये काम बहुत बढ़िया है। अगर हमने ये काम करना शुरू कर दिया तो अच्छा खासा कमाने लगेंगे और हमारी परेशानियां भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। लेकिन बहू, तुम एक बार ये तो सोचो कि हमारे पास इतना सारा खाना बनाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? हम तो बिल्कुल गरीब हो चुके हैं और हमारे पास कुछ नहीं बचा। तभी संगीता की नजर उसके हाथों में पहने हुए सोने के कड़ों के ऊपर पड़ती है। जब ये कड़े अनुराग जी मेरे लिए लेकर आए थे तो मैंने उनसे पूछा था कि वो मेरे लिए क्यों लेकर आए हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि किसी भी वक्त मुझे इनकी जरूरत पड़ सकती है। देखो माँ जी, हाँ जी, अनुराग जी के दिए हुए कड़े हमारे काम आएंगे। लेकिन संगीता, ये तो सोचो, ये तुम्हारे पास आखिरी निशानी होगी अनुराग की। तुम ऐसे कैसे बेच सकती हो इसे? मैं मेरे बेटे और आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। माँ जी, यही सही फैसला होगा। संगीता सोने के कड़े सुनार की दुकान पर ले जाती है, जिसके बाद वो उन्हें बेचकर पैसों से राजमा चावल, कढ़ी चावल, छोले चावल और रोटियां बनाने के लिए राशन लेकर आती है। जिसके बाद वो सारा खाना बनाकर टिफिन में पैक कर लेती है और रेलवे स्टेशन पर बेचने के लिए पहुंच जाती है। एक प्लेटफॉर्म पर दुर्गेश्वरी होती है तो दूसरे पर संगीता होती है और दोनों खाने के टिफिन बेच रहे होते हैं। ले लो ले लो ले लो टिफिन, ताजा खाने का टिफिन, घर का बनाया हुआ खाना जो एक बार खाएगा चटकारा जरूर लगाएगा। संगीता दूसरे प्लेटफॉर्म पर टिफिन बेच रही होती है। ताजे ताजे खाने का टिफिन, टिफिन ले लो टिफिन, राजमा चावल, छोले चावल, कढ़ी चावल के साथ रोटियां मुफ्त। आओ टिफिन ले लो टिफिन। तभी एक आदमी संगीता से 100 रुपए का एक टिफिन खरीदता है, जिसे खाते ही वो कहता है, वाह भाई वाह, क्या बात है। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने पहली बार रेलवे स्टेशन पे खाया है। भाई रेलवे स्टेशन का खाना मुझे अच्छा बहुत लगा। अरे बहन जी, एक टिफिन और दे दो। संगीता उस आदमी को टिफिन दे देती है, जिसके पैसे वह आदमी देकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही देखते देखते संगीता और दुर्गेश्वरी से लोग उनके बनाए हुए खाने के टिफिन खरीदने लगते हैं। खाना इतना टेस्टी था कि सब लोग एक के बाद एक सारे टिफिन ले जाते हैं और उन्हें बहुत मुनाफा होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन में हम इतने पैसे कमा लेंगे। अरे माँ जी, देखो तो सही, हमारे बनाए हुए खाने को लोग इतना पसंद कर रहे हैं। आज के बाद मैं सिर्फ यही काम करूंगी और लोगों को अच्छा खाना बनाकर बेचूंगी।
दुर्गेश्वरी और संगीता दोनों सास बहू मिलकर रेलवे स्टेशन पर अच्छा बनाया हुआ खाना बेचती हैं और लोगों तक स्वादिष्ट टिफिन पहुंचाती हैं। इससे उन्हें अच्छा खासा फायदा हो जाता है, जिसके चलते अब संगीता अपने बेटे राजू को स्कूल में डाल देती है। वहीं टिफिन बेचते बेचते उनकी आर्थिक व्यवस्था भी ठीक हो जाती है, जिसके चलते अब वह अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगते हैं।